चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने दिख रहे होंगे, एक थोड़ा सा हम लोग इनका चेहरा भी ले लिए हैं। ये है प्लेटो महाराज जी, समझ में आ रहा ना। क्योंकि इन लोगों का उस समय कोई कैमरा नहीं था जो कोई वास्तविक तस्वीर मिले। आज हम लोग प्लेटो के जीवन के परिचय को समझेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स, SKMU सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का ये मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2 का जो 23-27 सेशन वाले बच्चे हैं उनका पॉलिटिकल ऑनर्स है ना। ऑनर्स क्या है आपका? पॉलिटिकल ऑनर्स, जिसमें आपको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया जा चुका था और आपको बताया गया था, आपको कमिटमेंट किया गया था कि हम लोग आपके साथ पूरा का पूरा यूनिट को पढ़ाएंगे। जैसे सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने क्या किया कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 100% जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने जो दिया उससे आप लोगों का आया। तो इस प्रकार से जब आपका कॉल आया, मैसेजेस मिला है ना, आप लोगों का प्यार मिला कि नहीं सर अब हम लोगों को एक लेक्चर के मीडियम से हम लोगों को दीजिए है ना, वो भी फ्रंट लेक्चर के मीडियम से। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको अच्छे तरीके से आप लोग को बताया जाए, समझाया जाए। क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आप जो भी चीज़ पढ़ें आपको सीखना होगा, समझना होगा। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया जा चुका है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं जो सिलेबस में मेजर पेपर 2 का यूनिट का पहला पार्ट है, वो क्या है? प्लेटो से संबंधित है। प्लेटो के जीवन के बारे में, प्लेटो के आदर्शों के बारे में, प्लेटो के न्याय सिस्टम के बारे में, प्लेटो के शिक्षा जगत के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में प्लेटो ने क्या दिया है, इसी को हम लोगों को समझना है स्टूडेंट्स। तो प्लेटो को पढ़ने से पहले देखिए, प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। प्लेटो को पढ़ने से पहले आपको सुकरात को जानना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और प्लेटो के बाद आपको अरस्तु को जानना पड़ेगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं सुकरात। सुकरात बोला जाता है। उसके बाद आते हैं प्लेटो, उसके बाद आते हैं अरस्तु। तो प्लेटो के जो गुरु थे वो कौन थे? सुकरात थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। देखिए, आपको पता होगा कि प्लेटो पश्चिमी सभ्यता के सबसे महान दार्शनिक हुए है ना। सबसे पहला दार्शनिक बोला जाए तो सुकरात को माना जाता है। उसके बाद प्लेटो आए, अरस्तु आए, उसके बाद अनेक दार्शनिक आए जिन्होंने जीना या दर्शन शास्त्र को समझाया है ना। दर्शन का अर्थात होता है कि उस चीज से रूबरू होना, मतलब वास्तविकता से जुड़ना, वास्तविकता को समझना है ना, तथ्यों पे बात करना। ऐसा ना कि जो चलते आ रहा है ना, जैसे चलते आ रहा है जो सिस्टम से चलते आ रहा है कि यही सिस्टम है तो उसी को सिस्टम समझना। यदि आपको लगे कि उसमें कुछ चेंज करना चाहिए तो अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार आप उसको बदल सकते हैं। समझ में आ रहा ना। देखिए, थोड़ा बहुत अरस्तु सुकरात को जहर देकर के मार दिया गया था। ये ज़्यादा बोलने, अधिक न्याय संगत ये सब बातें करने में के कारण है ना, न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए यही कारण सुकरात को मतलब दंड मिला था जहर पीने का, और उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुकरात के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत समझे स्टूडेंट्स। तो सुकरात देखने से थोड़ा सा कुरूप थे, मतलब बदसूरत थे, लेकिन इनके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा था स्टूडेंट्स। ये हर चीज़ को पूछते थे, वास्तविकता को जानने का कोशिश करते थे, ना कि भावनाओं में बहते थे, ना कि लोगों द्वारा कहे गए चीज़ों को बहते थे। जैसे लोग अभी कह देंगे कि अभी रात है, तो मतलब यदि मान लिया जाए यहाँ पे 50 आदमी बैठा हुआ है और सब कोई बोले अभी रात है, और एक हम अकेले हैं जिसको हमें महसूस हो रहा है कि नहीं अभी दिन है, तो 49 आदमी यदि बोले रात है तो हमको भी रात बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं था। यही होते हैं दर्शन शास्त्र के जो दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं। बात समझ में आ गया?
तो ये बहुत ज़्यादा प्रश्न करते थे और सच्चाई को जानने का कोशिश करते थे, है ना। लोगों का प्रभाव सुकरात का बहुत ही ज़्यादा था, है ना। उसके बाद सुकरात के मृत्यु के बाद, है ना, पश्चिम के सबसे बड़े दार्शनिक के रूप में जो उभरे, जिनका नाम क्या था, प्लेटो। समझ में आ रहा ना। हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो के बाद जो आए अरस्तु, ये दोनों में एक क्या होता है, दोनों दर्शन शास्त्र के महान दार्शनिक थे। इन दोनों के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि ये दर्शन शास्त्र में बहुत आगे थे, ये विज्ञान शास्त्र में बहुत आगे थे। ये उस दुनिया के बारे में कल्पना करते थे जो दुनिया अभी नहीं है। जैसे अभी हम 2024 में जी रहे हैं और हम 5024 के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना, किसके बारे में बात करें, 5000 मतलब 3000 साल, जो 3000 साल बाद जो आने वाला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये कुछ उस टाइप के दार्शनिक थे। और अरस्तु साइंस पे ज़्यादा विश्वास करते थे, लॉजिक पे ज़्यादा विश्वास करते थे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के जीवन का थोड़ी सी झलक तो हम आपको दे ही दिए। बाकी हमारे पास यहाँ पूरा का पूरा PDF में दिया हुआ है, इनका जन्म कैसे हुआ, है ना, कैसे इन्होंने अपने विचारों को लोगों तक एक बुनियाद बना दिया। देखिए, सुकरात का बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन प्लेटो का बहुत सारा बुक है जिसमें से लिखा हुआ है, मतलब राज्य सिस्टम, न्याय सिस्टम क्या होना चाहिए, इसके बारे में अरस्तु ने काफ़ी कुछ बताया स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ से। तो प्लेटो, समझ में आ रहा ना, प्लेटो जिनका जन्म का नाम एरिस्टोटल्स था। प्लेटो का जन्म का नाम क्या था, एरिस्टोटल्स। शास्त्रीय काल के एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे, है ना। उस समय जो शास्त्रीय काल थे उसके प्राचीन काल के ये दार्शनिक थे जिन्होंने पश्चिमी दर्शन में एक बुनियादी विचारक और लिखित संवाद, वाद विवाद के रूपों का नव प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। मतलब एक नए समाज की कल्पना करना, एक नए तरीके से लोगों को जीना सिखाना, एक नए तरीके से लोगों को सोचने सिखाना, मतलब नव प्रवर्तक, नया परिवर्तन इन्हीं के द्वारा हुआ है पश्चिमी सभ्यता में। उन्होंने सैद्धांतिक दर्शन, व्यवहारिक दर्शन के सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए समस्याएं उठाई और एथेंस में प्लेटोनिक एकेडमी की स्थापना की, है ना, जिसमें से वे अपने विचारों को बताते थे। एक दार्शनिक स्कूल, जहाँ जो ये प्लेटोनिक एकेडमी क्या, एक दार्शनिक स्कूल है स्टूडेंट्स, जहाँ प्लेटो ने उन सिद्धांतों को सिखाया जो बाद में प्लेटोनिज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्लेटोनिक एकेडमी खोली जहाँ पे प्लेटो, देखिए प्लेटो जो थे वो कहीं ना कहीं सुकरात के विचार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। समझ में आ रहा ना। तो उसी प्रकार से मतलब पश्चिमी सभ्यता में बोला जाए तो एक नए निर्माण का कार्य किए हैं कौन, प्लेटो। तो ये था उनके जीवन का परिचय, इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, प्लेटो का जो सबसे प्रसिद्ध योगदान रूपों का, है ना, रूपों का और विचारों का, रूपों का सिद्धांत है, जिसे वर्तमान में सार्वभौमिकता की समस्या के समाधान के रूप में व्याख्यायित किया गया है। देखिए, उन्हें पूर्व सुकराती विचारकों, मतलब सुकरात के विचार, पाइथागोरस, हेराक्लिटस और परमेनाइडस के निर्णायक रूप से प्रभावित किया। इतने कुछ विचारक थे जिनसे प्लेटो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। हालांकि उनके बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह मुख्य रूप से प्लेटो से ही प्राप्त हुआ है। मतलब ये इन सारे, जैसे सुकरात हुए, पाइथागोरस हुए, ये सब के जो विचार है ना, वो प्लेटो के द्वारा लिखे गए बुक के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है स्टूडेंट, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अपने शिक्षक सुकरात और शिष्य अरस्तु, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्लेटो के जो शिक्षक थे उनका नाम था सुकरात और उनके शिष्य अरस्तु। प्लेटो दर्शन के इतिहास में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। प्लेटो के पूरे कार्य को 24 वर्षों से अधिक समय तक संपूर्ण माना गया है। मतलब प्लेटो ने जो दिया है, जो दर्शन शास्त्र में बताया,
लगभग 2400 साल पहले का बात बता दिए, और जो उस समय तक पूर्ण रहा, जिसको कोई खारिज नहीं कर सका। अर्थात उनके विचार कितने लंबे समय तक थे, वो कितने दूरदर्शी दार्शनिक थे, इसी से हम लोगों को पता चलता है। जो उनके समकालीन लगभग सभी के विपरीत थे। हालांकि उनकी लोकप्रियता में उतार चढ़ाव आता रहा है ना, फिर भी उन्हें युगों के माध्यम से लगातार पढ़ा और अध्ययन किया गया है। किसको? प्लेटो को। हर युग में प्लेटो को पढ़ा जाता है, अभी भी पढ़ा जाता है। देखिए, नव प्लेटोनिज्म के माध्यम से उन्होंने इस्लामी दर्शन दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। आधुनिक समय में अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटेड ने प्रसिद्ध रूप में कहा कि यूरोपीय दार्शनिक परंपरा का सबसे सुरक्षित सामान्य वर्णन यह है कि यह प्लेटो के लिए फुटनोटों की एक श्रृंखला है। देखिए, कहा गया कि आधुनिक समय में जो अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटेड एक दार्शनिक है, उन्होंने कहा है कि यूरोपीय परंपरा जो आज इतना ज़्यादा विकसित है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्लेटो की भूमिका बहुत अहम है स्टूडेंट्स। अब आगे हम लोग देखते हैं। नाम तो ये पहले ही बता दिए कि प्लेटो एक वास्तव में उपनाम है, समझ में आ रहा ना। हालांकि इनके नाम का कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन आज के डेट में यदि किसी के नाम के आगे प्लेटो लगा दिया जाए, दैट मीन्स उस नाम का अर्थ है। प्लेटोनम जब नाम रखा गया तो उसकी उत्पत्ति कोई स्पष्ट नहीं है। देखिए, हर नाम का कोई ना कोई एक स्पष्ट मतलब होता है। जैसे हिटलर, आज के डेट में यदि हिटलर बोला जाए तो हिटलर का स्वभाव को दर्शाता है, समझ में आ रहा ना। ठीक उसी तरीके से प्लेटो शब्द की उत्पत्ति मतलब उसका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं है, लेकिन आज के डेट में यदि किसी को प्लेटो की उपाधि मिलती है तो समझ जाइए कि वो कितने बड़े दूरदर्शी हैं, कितने बड़े दार्शनिक हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो उनके नाम के ही है। डायोजनीस लायरटियर्स के अनुसार प्लेटो के कुछ, देखिए हाँ, यहाँ पे बार बार एक जिक्र आया है। बोला गया कि प्लेटो का नाम इसलिए पड़ा चूंकि उनका शारीरिक कद काठी काफी चौड़ा था, माथा बड़ा था, समझ में आ रहा ना। इसी के कारण उनका नाम प्लेटो पड़ा, या फिर मतलब इसी के कारण उनका नाम कुछ प्लेटो पड़ा। देखिए, उनकी प्लेटो के नाम उनकी चौड़ी छाती के कारण दिया गया था। यही सब कुछ दिया हुआ स्टूडेंट्स। तो प्लेटो की जीवनी देखा जाए तो प्रारंभिक जीवन में क्या था। प्लेटो का जो जन्म है वो लगभग 428 या 427 ईसा पूर्व एथेंस के एक समृद्ध प्रभावशाली परिवार में हुआ है ना। उनके माता पिता मतलब राजघराने से आते थे, उनकी माता राजघराने से आती थी, मतलब संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता एरिस्टन्स को एथेंस और मेसमेनिया के राजाओं के वंशज माना जाता है। उनकी माँ है ना, प्लेटो की जो माँ थी पेरिक्टियोन्स प्रसिद्ध राजनेता सोलोना से संबंधित थी। मतलब राजघराने से, मतलब इनका जो परिवार है पूरे का पूरा राजघराने से ताल्लुक रखता था, समझ में आ रहा ना। उन्होंने प्लेटो तो बाद में इसको उपनाम के प्लेटो जो नाम इनका पड़ा ये उपनाम है, समझ में आ रहा ना। इनका वास्तविक नाम क्या अरिस्टोटल्स है ना। अरिस्टोटल वास्तविक नाम है, उपनाम है ये। अब देखिएगा कि बार बार आपको ये चीज़ बताया जाएगा कि प्लेटो का जो नाम पड़ा है उसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा ना। इसको थोड़ा सा साइलेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिएगा, ठीक है। शिक्षा और प्रभाव, समझ में आ रहा ना क्या है शिक्षा और प्रभाव। प्लेटो का जन्म को पढ़ लिए, प्लेटो के सोच को हम लोग पढ़ लिए थे। अब थोड़ा सा ये शिक्षा और प्रभाव क्या था। तो प्लेटो पर उनके गुरु सुकरात का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जिनसे वे कम उम्र में मिले थे। सुकरात की संवाद और जांच की विधि का प्लेटो पे गहरा प्रभाव पड़ा। जांच मतलब सुकरात जो थे ना वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट थे, है ना। भले ही उनका शरीर कुरूप था, लेकिन वो बोलते बहुत अच्छे थे, और साथ ही साथ उनका जांच मतलब क्वेश्चन वाद विवाद करने का तरीका बहुत अच्छा था। अच्छे चीज़ों पे प्रश्न करते थे, जिसका गहरा प्रभाव पड़ा किस पे, प्लेटो पे।
99 ईसा पूर्व में सुकरात की मृत्यु ने उन पर एक अस्थाई छाप छोड़ी, जिससे वे सुकरात के विचारों, देखिए सुकरात के विचार मतलब उनके मृत्यु के बाद ये प्लेटो ने अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प किया कि सुकरात के विचारों को पूरे विश्व तक फैलाना है ना, पूरे विश्व, तो उसी को करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुए। यात्राएं एवं अध्ययन, तो सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने ज्ञान की खोज के लिए व्यापक यात्रा की। इनको तो काफ़ी कुछ ये सुकरात से प्रभावित थे, लेकिन और भी इनको अचीवमेंट चाहिए था। देखिए सिसिली, मिस्र, साइरिन का दौरा किया। इन यात्राओं ने उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधाराओं से अवगत कराया। जब आप यात्रा करते हैं तो आप वहाँ के संस्कृति को समझते हैं, वहाँ के विचारों को समझते हैं, समझ में आ रहा ना, जिन्हें बाद में उन्हें अपनी दार्शनिक प्रणाली में समाहित किया। उन सारे विचारों को जहाँ जहाँ वो गए कुछ ना कुछ सीखते गए। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की खोज में निकले थे, है ना, उस दुनिया के खोज में निकले थे, वो सच्चाई के खोज में निकले थे। कौन? प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। अकादमी, तो वो आपको बताया गया था कि प्लेटो, देखिए एथेंस, यहाँ पे हम लोग का थोड़ा बहुत लग रहा है फ्लिकरिंग हो रहा है ना यहाँ पे, देखिए, अच्छा कोई बात नहीं। एथेंस लौटने पर प्लेटो ने लगभग 387 ईसा पूर्व में अकादमी की स्थापना की। यह संस्थान दार्शनिक अध्ययन और विज्ञान अनुसंधान का केंद्र बना, है ना, जिसमें विचार और खोज, ये दोनों चीज याद रहे। जहां पे ये वर्ड आएगा दार्शनिक अध्ययन और विज्ञान अनुसंधान, मतलब विचार, तथ्य और खोज के बारे में एक मतलब केंद्र बनाया, है ना। अकादमी में कई विद्वान छात्र, अकादमी जो है कई विद्वान छात्र छात्राओं को प्रभावित किया, जिसमें अरस्तु भी शामिल थे, जो बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक बने। अरस्तु कौन थे? तो प्लेटो के शिष्य थे स्टूडेंट्स। संवाद लेखन, प्लेटो ने संवाद के रूप में व्यापक लिखा, जिसमें पात्र दार्शनिक चर्चाओं भी संलग्न थे। उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल हैं, जैसे जो संवाद लिखे सबसे महत्वपूर्ण, द रिपब्लिक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिपब्लिक में न्याय, आदर्श और दार्शनिक राजा के बारे में संवाद किया। द रिपब्लिक जो है इसमें एक आदर्श राजा की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताए थे। और मान लिया सिर्फ एक राजा को आदर्श क्यों होना चाहिए, एक राजा को दार्शनिक क्यों होना चाहिए, ताकि वो शासन प्रशासन अच्छे तरीके से चला सके। देखिए शासन, प्रशासन और जीविका, ये तीनों किसी भी राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये द रिपब्लिक बुक में लिखा हुआ मिलता है स्टूडेंट्स। आगे जब हम बढ़ते हैं, और भी बहुत सारा बुक है। द सिंपोजियम, जिसमें से प्रेम और प्रकृति के बारे में चर्चा किया। फेडरस, प्रेम, आत्मा, वक्री तत्व आदि विषयों का अन्वेषण किया। फिर आपके पास है टीमेयस, जिसमें से ब्रह्मांड, भौतिकी, संसार का अन्वेषण किया। मतलब समझ में आ रहा है ना, अभी हम लोग यहाँ बैठ करके पृथ्वी पर बैठ के दूसरे ग्रह के बारे में सोच रहे हैं, ये उसी समय सोच लिए थे। फिर द लॉज, प्लेटो का अंतिम और सबसे लंबा संवाद है, जिसमें एक दूसरे को सर्वोत्तम राज्य की रचना पे चर्चा करते हैं। लेकिन इनका जो सबसे फेमस हुआ वो हुआ आपका क्या हुआ, कौन सा बुक हुआ था स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़, यहाँ पे द रिपब्लिक क्या है, हाँ देखिए द रिपब्लिक इनका बहुत ही फेमस बुक हुआ था। चलिए आगे आते हैं। बाद का जीवन और मृत्यु। प्लेटो अपनी मृत्यु तक शिक्षण और लेखन जारी रखा था। देखिए शिक्षा, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, यदि आप शिक्षा से जुड़े हैं तो आप अपने आप में एक महान दार्शनिक हैं। आपके पास वो पेशेंस, आपके पास वो क्षमता, आप मतलब बहुत कुछ ही आ जाता है। तो अपने जीवन मतलब मरने से पहले तक उन्होंने क्या हुआ, काफ़ी पुस्तकें लिखी। उनका मौत 348 ईसा पूर्व एथेंस में हुई। उनकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियों का जानकारी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसके कारण पश्चिमी विचारधारा, मतलब पश्चिमी विचारधारा क्या आज भी पढ़ा जाता है उनके विचारों को। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? विरासत, तो विरासत में क्या क्या छोड़ दिया? सबसे पहले प्लेटो का प्रभाव पश्चिमी संस्कृति और विचार के कई क्षेत्रों में फैला। उनके कार्य पश्चिमी तात्विक और ज्ञान मीमांसा के लिए, है ना, आधारित रखी।
उनके विचारक सदियों तक अध्ययन किए और बहस होती रही है। उनके विचारों का आज भी बहस होता है और उनके विचारों को आज भी पढ़ा जाता है। अकादमी उनकी मृत्यु के बाद कई सदियों तक संचालित रही। जो प्लेटोनिक अकादमी खोले थे वो कितने दिन तक, मतलब काफ़ी वर्षों तक संचालित रही, है ना, उनके मृत्यु के पश्चात भी। अब दार्शनिक योगदान उनका क्या था? तो रूपों का सिद्धांत, गुफा की उपमा, ये सब तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर अभी हम यहीं पे बता देते हैं ताकि आगे जब हम करवाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आए स्टूडेंट्स। प्लेटो का सिद्धांत, प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध योगदान था उनके रूपों का सिद्धांत, है ना। उन्होंने प्रस्तावित किया कि भौतिक संसार जिसे हम अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, मतलब ये भौतिक, मतलब जैसे होता है ना कि ये भौतिक संसार के बारे में जिसको हम जान रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया, क्या बताया कि एक उच्चतर परिवर्तनीय वास्तविकता की केवल एक छाया है। समझ में आ रहा ना? जो भौतिक संसार हम लोग के आसपास रंग बिरंगा दिखता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक छाया है, ये वास्तविकता नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार एक क्षेत्र जिसमें परिपूर्ण अपरिवर्तनीय रूप और विचार, जैसे एक पेड़ की रूप, सुंदरता का रूप, है ना, मौजूद होते हैं। जो वस्तुओं की सच्ची प्रकृति है, जो हम भौतिक संसार को देखते हैं, वह केवल इन्हीं रूपों की अपूर्ण प्रतिक्रिया है। जो हम भौतिक संसार को देख रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ ये एक बाहरी छलावा है, सच्चाई इसका कुछ और है स्टूडेंट्स। गुफा की उपमा के बारे में जब बात करते हैं तो प्लेटो ने, देखिए गुफा की उपमा के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि मान लिया जाए जो आपको दिखाया गया, जो अंधकार आपको दिखाया गया, वही आप उसको सच्चाई मान लेते हैं। यही है गुफा की उपमा, है ना। और जब हम आगे देखते हैं, जैसे वही बताया कि एक कैदी को, एक इसमें बताया कि एक कैदी को अंधेरे वाले घर में रख दो और दीवार की छाया को दिखाओ तो उसी को वो सच्चाई समझता है। लेकिन यदि वो सूर्य की रोशनी में आता है तब उसको वास्तविक सच्चाई के बारे में पता चलता है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका गुफा की। आदर्श राज्य और त्रिपक्षीय आत्मा। आदर्श, देखिए ये हम लोग का कहाँ चला गया, अच्छा चलिए, अब हमारे पास क्या आदर्श राज्य है ना। तो द रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की प्रस्तुति की है। एक आदर्श राज्य की प्रस्तुति में उन्होंने 3 पॉइंट रखा है। एक आदर्श राज्य, एक सच्चा शासक और एक सच्चा व्यवसायी। इसी से एक आदर्श राज्य की कल्पना होती है जिसमें सब अपने कार्य को मतलब निस्वार्थ ढंग से करते हैं। वही आपका होता है एक आदर्श राज्य की स्थापना। त्रिपक्षीय आत्मा, त्रिपक्षीय आत्मा में क्या होता है? प्लेटो का मानना है कि मानव आत्मा आदर्श राज्य की संरचना को दर्शाती है। उन्होंने आत्मा को 3 भागों में विभाजित किया है, एक तर्क संगत, एक उत्साही और एक इच्छा शक्ति। ये बस ये देखिए, सबसे पहली बात तर्क संगत मतलब लॉजिकल होना चाहिए, और उत्साही मतलब आपको सीखने की भी इच्छा होनी चाहिए। समझ में आ रहा ना। और तीसरा इच्छा शक्ति। तो वही चीज़ बताया है कि तर्क संगत भाग सत्य और ज्ञान की खोज करता है, ठीक है। मतलब तर्क लॉजिकल क्या करता है? सत्य का खोज करता है। हम क्यों बोलते हैं फैक्चुअल, मतलब वास्तविकता से हमको रूबरू करवाता है। उत्साही भाग का मतलब होता है सम्मान और साहस का खोज होता है, और इच्छा शक्ति का भाग होता है शारीरिक सुख और भौतिक सुख की खोज करता है। एक व्यक्ति जो न्यायपूर्ण होने के लिए इन भागों का, एक व्यक्ति को न्यायपूर्ण होने के लिए इन भागों का सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यकता है। क्या है? पहला तर्क संगति, तर्क मतलब फैक्ट। दूसरा आपके पास क्या है? उत्साह। और तीसरा क्या होता है? इच्छा शक्ति स्टूडेंट्स। अब देखा जाए तो इतना ही था इनके जीवन के परिचय के बारे में। अब हम लोग जो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, प्लूटो के आदर्श राज्य के कल्पना को लेकर के हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।